द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 791 प्रणोदक और विशाल फसल सदस्यता के लिए पूछें _1। अगले ही क्षण मिल्टन चेनी ने अपने मन में चल रहे विकर्षणों को एक तरफ रख दिया। तब तक उन्होंने 22 संचित पार्ट सिमुलेशन समय में से 10 का उपयोग कर लिया था। लाभ काफ़ी थे। आखिरकार 10 पार्ट सिमुलेशन ने वास्तविकता में केवल 1000 वर्षों का संचित समय ही खाया। अब मिल्टन के लिए वास्तविकता में 1000 वर्ष पलक झपकने से अधिक नहीं थे। पार्ट सिमुलेशन के इस दौर पर ध्यान न देते हुए मिल्टन की नज़र लाइट स्क्रीन पर सिमुलेशन काउंट पर लौट आई। पार्ट सिमुलेशन समय 12। क्या आप पार्ट सिमुलेशन आरंभ करना चाहेंगे? हालांकि 2 पार्ट सिमुलेशन समाप्त हो चुके थे, फिर भी शेष गणनाएं संचित थीं। 12 पार्ट सिमुलेशन की गति उन्हें पार्ट सिमुलेशन की 2 और ओवलेड अवस्थाओं को पूरा करने में सहायता कर सकती थी। मिल्टन ने इन पार्ट सिमुलेशन का उपयोग करने की योजना बनाई। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन को 5 बार ओवले करना पहले से ही सीमा थी और आगे संचय करना कोई अधिक महत्व नहीं रखता था। टेक्स्ट सिमुलेशन का अधिकतम लाभ 5 बार ओवले करने पर महसूस किया गया। जैसे ही प्रॉम्प्ट का काला अक्षर सामने आया, मिल्टन के विचार थोड़े से हिल गए। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। 5 टेक्स्ट सिमुलेशन बार ओवले करें। एट नोवेल्बन एट। बिना किसी हिचकिचाहट के टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने के प्रॉम्प्ट पर मिल्टन ने सीधे इसे शुरू करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने टेक्स्ट सिमुलेशन के एक भी इंस्टेंस को सक्रिय नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने एक बार में 5 टेक्स्ट सिमुलेशन बार ओवले किए। 5 टेक्स्ट सिमुलेशन ओवले करने से सिम्युलेटेड सेल्फ को वास्तविकता से सभी यादें विरासत में मिल गईं। मिल्टन ने इस सुविधा का अनुभव पहले भी किया था, जितनी बार वह गिन सकता था। सिम्युलेटर के अपडेट के बाद से मिल्टन ने इस तरह के टेक्स्ट सिमुलेशन को 3 बार देखा था। टेक्स्ट सिमुलेशन के इन 3 राउंड ने विज़ार्ड अमर खेती पथ के उनके अनुमान को काफ़ी आगे बढ़ाया था। ये कहा जा सकता है कि टेक्स्ट सिमुलेशन के बिना मिल्टन को वास्तविकता में विज़ार्ड अमर खेती पथ के 9वें चरण के दायरे का अनुमान लगाने में काफ़ी अधिक समय लगता। सिमुलेटर अपडेट के बाद टेक्स्ट सिमुलेशन में किए गए बदलावों ने उन्हें वास्तविक दुनिया में बहुत समय बचाया। अगले ही पल टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हुआ और सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाली लाइट स्क्रीन बदल गई। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हो गया है। चूंकि होस्ट ने 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समय ओवले करने का विकल्प चुना है, इसलिए आपको इस टेक्स्ट सिमुलेशन में वास्तविकता से सभी यादें विरासत में मिलेंगी। कृपया इस टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए अपना चरित्र गुण चुनें। उदासीन या डरपोक या वर्जिन मैरी। लाइट स्क्रीन पर चरित्र विकल्पों को देखते हुए मिल्टन ने संक्षेप में विचार किया। तीनों गुणों ने अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं की पेशकश की। फिर भी उनमें से किसी भी 2 को मिलाना कुछ हद तक अनुपयुक्त लग रहा था। इसलिए मिल्टन ने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। आखिरकार इससे टेक्स्ट सिमुलेशन में उसकी प्रगति प्रभावित होगी। अगर उसने समझदारी से चुनाव नहीं किया तो उसके लाभ इतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। थोड़े समय के चिंतन के बाद मिल्टन ने अपना मन बना लिया। उसने उदासीन और डरपोक गुणों को चुना। अंतिम विकल्प की तुलना में मिल्टन को लगा कि इन 2 गुणों का संयोजन कुछ हद तक बेहतर था। वर्जिन मैरी गुण अतीत में 1 से अधिक बार दिखाई दिया था, लेकिन मिल्टन ने शायद ही कभी इस गुण को चुना हो। इस बिंदु पर उसके लिए यह एक अच्छा विकल्प नहीं था। आखिरकार उसे टेक्स्ट सिमुलेशन में जादूगर अमर साधना पथ के दायरे को शांति से निकालने की ज़रूरत थी। अगर उसने वर्जिन मैरी की विशेषता को चुना तो उसे अप्रत्याशित लाभ मिल सकता था, लेकिन इस बात की अधिक संभावना थी कि यह सिमुलेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। यह मिल्टन का इरादा नहीं था। अगले ही पल लाइट स्क्रीन पर काले टेक्स्ट की एक के बाद एक लाइन दिखाई देने लगी। मिल्टन ने सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन को शांति से देखा। काले टेक्स्ट के अंश सामने आए। ये सब कुछ दर्शाता है जो मिल्टन को टेक्स्ट सिमुलेशन के इस दौर में अनुभव होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाइट स्क्रीन पर और भी ज़्यादा काले टेक्स्ट दिखाई देने लगे। जितना ज़्यादा टेक्स्ट दिखाई देता, उतना ही ज़्यादा समय वह टेक्स्ट सिमुलेशन में अनुभव करता। जैसा कि मिल्टन ने सोचा था, अपने चरित्र का चयन करने के बाद उसने टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर जादूगर अमर साधना पथ के दायरे को सुरक्षित रूप से समझ लिया। हालांकि टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर अनुभव थोड़े नीरस थे, लेकिन यह वही था जिसकी मिल्टन को ज़रूरत थी। उसे टेक्स्ट सिमुलेशन में दिलचस्प अनुभवों की ज़रूरत नहीं थी, वह सिर्फ ठोस लाभ हासिल करना चाहता था। जैसे जैसे घंटे धीरे धीरे बीतते गए, टेक्स्ट सिमुलेशन का ये दौर धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा था। टेक्स्ट सिमुलेशन आखिरकार सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन था। भले ही टेक्स्ट सिमुलेशन में अनुभव यादें बन गए हों, जैसे कि मिल्टन ने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ अनुभव किया हो, फिर भी उन्होंने वास्तव में करोड़ों वर्षों का अनुभव नहीं किया होगा। ये परिणाम ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए अनन्य था। अंत में लाइट स्क्रीन पर काले टेक्स्ट का दिखना बंद हो गया, ये संकेत देते हुए कि टेक्स्ट सिमुलेशन वास्तव में समाप्त हो गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।
टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर यादें और दायरे की प्रगति बरकरार रहती है। सिमुलेशन समाप्त होता है। इस टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री का प्रतिनिधित्व करने वाला काला टेक्स्ट धीरे धीरे लाइट स्क्रीन से फीका पड़ गया। आखिरकार सभी काले टेक्स्ट लाइट स्क्रीन से पूरी तरह से गायब हो गए। मिल्टन के दिमाग में एक जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ गूंजी। इस पल मिल्टन के दिमाग में यादों का एक विशाल विस्तार उभरा। ये यादें इतनी व्यापक नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे वास्तविक समय में करोड़ों वर्षों की यादें थीं। सौभाग्य से मिल्टन को यादों को बनाए रखने का व्यापक अनुभव था। इसलिए स्मृति के इस खंड के उभरने के बाद मिल्टन चेनी के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं दिखा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप इस विदेशी स्मृति को पचाने लगा। एक पल के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। इस बार के लाभ स्पष्ट रूप से पिछले बार जितने महान नहीं हैं। मैं 9वें क्रम के जादूगर अमर साधना पथ के संचय में कमी नहीं कर रहा हूं, लेकिन दायरे की सीमाओं को तोड़ना अभी भी एक आसान काम नहीं है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। टेक्स्ट सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था। उसे कई लाभ हुए, लेकिन वे पिछली बार की तुलना में थोड़े कम थे। भले ही इस टेक्स्ट सिमुलेशन में उसने जो समय अनुभव किया था वह कम नहीं था, लेकिन जब समय लंबा हो जाता है तो कभी कभी समय सिर्फ एक संख्या बन जाता है। इस समय मिल्टन के लिए 10 मिलियन वर्ष या यहाँ तक कि 100 मिलियन भी दायरे के एक्सट्रपलेशन पर उतना बड़ा प्रभाव नहीं डालते हैं। सौभाग्य से वह बहुत स्पष्ट था कि भले ही इस बार लाभ महत्वपूर्ण न हो, लेकिन वह हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। आखिरकार उसका संचय पर्याप्त था। केवल एक चीज़ की कमी थी, समय के युक्त सिम्युलेटर की बदौलत अब कमी नहीं थी। कोई कह सकता है कि अगर कोई और होता तो जादूगर अमर साधना पथ को शुरू से शुरू करना और उसका अनुमान लगाना लगभग असंभव होता। आखिरकार हर किसी के पास मिल्टन चेनी जैसे विशाल युगों की विलासिता नहीं होती। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया। अपने मन से अव्यवस्थित विचारों को साफ करते हुए उसकी नज़र सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन पर वापस आ गई। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 7। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए केवल 7 समय बचे थे। इसे 7 बार कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ 1 के बराबर है। आखिरकार मौजूदा मिल्टन चेनी सिर्फ एक टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने का विकल्प नहीं चुनेंगे, बल्कि सिर्फ 5 टेक्स्ट सिमुलेशन को एक साथ ओवरले करना चुनेंगे। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। 5 टेक्स्ट सिमुलेशन बार ओवरले करें। तो बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने सीधे 5 टेक्स्ट सिमुलेशन ओवरले करने और टेक्स्ट सिमुलेशन के इस दौर को शुरू करने का विकल्प चुना। अगले ही पल टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हो गया। परिचित काले टेक्स्ट संकेत एक बार फिर लाइट स्क्रीन पर तैरने लगे। जैसे ही लाइट स्क्रीन बदली, मिल्टन की निगाहें अपरिवर्तित रहीं। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हुआ। कृपया इस टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए अपने चरित्र लक्षण चुनें। संदिग्ध या क्रूर या स्पष्ट। लाइट स्क्रीन पर चरित्र विकल्पों को देखते हुए मिल्टन के दिल में लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं थी। संदिग्ध और क्रूर लक्षण चुनें। हालांकि ये विशेषताएं मिल्टन के असली चरित्र से मेल नहीं खाती थीं, लेकिन वे टेक्स्ट सिमुलेशन में बहुत मददगार थीं। कारण सरल था, क्योंकि मिल्टन ने पहले भी इन 2 विशेषताओं को चुना था। वास्तव में टेक्स्ट सिमुलेशन में कुछ बुरे दिखने वाले गुण अक्सर किसी को लंबे समय तक जीने की अनुमति देते हैं। अगले ही पल जब मिल्टन ने अपना निर्णय लिया, उसके सामने तैरती हुई लाइट स्क्रीन पर काले रंग के टेक्स्ट की धारियां दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया और टेक्स्ट सिमुलेशन का ये दौर अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया। काला टेक्स्ट दिखाई दिया और वास्तविकता में समय भी धीरे धीरे बीतता गया। लेकिन मिल्टन के लिए टेक्स्ट सिमुलेशन के अंत की प्रतीक्षा में बिताया गया समय बहुत कम था। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन में समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, वास्तव में यह अधिकतम 2 घंटे की वृद्धि ही थी। इससे कोई भी सिम्युलेटर की शक्ति को समझ सकता है। समय को ऐसे समझना मानो वह कुछ भी न हो, यही सिम्युलेटर का सबसे मजबूत पहलू है। यही कारण है कि सिम्युलेटर प्राप्त करने के बाद से मिल्टन की मनस्थिति वास्तविकता में इतनी मजबूत है। एक निश्चित क्षण में लाइट स्क्रीन पर काला पाठ उभरना बंद हो गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। सिमुलेशन से स्मृति और क्षेत्र संरक्षित हो गए हैं। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हो गया था। उसी समय टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री का प्रतिनिधित्व करने वाला काला पाठ भी लाइट स्क्रीन से पूरी तरह से गायब हो गया। मिल्टन के दिमाग में एक जानी पहचानी यांत्रिक आवाज गूंजी। अगले ही पल कुछ जानी पहचानी और कुछ अपरिचित यादें उसके दिमाग में उभर आईं। मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। टेक्स्ट सिमुलेशन से मिले अनुभव वास्तविक यादें बन गए, जो अंततः उसकी यादों की विशाल नदी में विलीन हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्स्ट सिमुलेशन के अंत से संरक्षित यादें धीरे धीरे मिल्टन द्वारा पूरी तरह से पचा ली गईं। जब टेक्स्ट सिमुलेशन की यादों का पाचन पूरा हो गया तो मिल्टन ने वास्तव में अपनी आंखें खोलीं। इस बार का लाभ बुरा नहीं है, इसे एक छोटी सी बाधा का समाधान माना जा सकता है।
मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। हालांकि इस टेक्स्ट सिमुलेशन से लाभ पर्याप्त नहीं कहा गया था, लेकिन ये किसी भी तरह से नगण्य नहीं था। ये कहा जा सकता है कि इस टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद वह कम से कम अगले 3 टेक्स्ट सिमुलेशन या ट्रू बॉडी सिमुलेशन में काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त करेगा। इस टेक्स्ट सिमुलेशन ने उत्प्रेरक का काम किया। उसके दिल में कई विचार उभरे, लेकिन अगले ही पल मिल्टन चेनी ने उन्हें फिर से दबा दिया। सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन अभी भी उसके सामने मंडरा रही थी, लेकिन मिल्टन चेनी ने लाइट स्क्रीन को एक संक्षिप्त नज़र से देखा और फिर एक विचार के साथ उसे हटा दिया। आखिरकार वह इस बिंदु पर पहले से ही तीनों प्रकार के सिमुलेशन का उपयोग कर चुका था। शेष बचे केवल 2 पार्ट सिमुलेशन उसे कोई ठोस सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। अल्पविराम। समय उड़ गया और पलक झपकते ही वास्तविकता में 2500 वर्ष बीत गए। वास्तविकता के पारलौकिक मार्ग के भीतर मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इन 2000 से अधिक वर्षों के दौरान मिल्टन चेनी ने वास्तविकता में जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाना जारी रखा था। हालांकि लाभ आश्चर्यजनक रूप से न्यूनतम थे। आखिरकार 2000 से अधिक वर्ष अभी भी बहुत कम थे। जादूगर अमर साधना पथ के क्षेत्रों का अनुमान लगाने के मामले में 1000 साल, 10,000 साल या यहाँ तक कि 1 लाख से 10 लाख साल तक जो लाभ हो सकते थे वे सभी बहुत महत्वहीन थे। इस प्रकार इस क्षण मिल्टन चेनी ने क्षेत्रों का आगे का अनुमान लगाना बंद कर दिया। अगले ही क्षण अपने मन में थोड़ी हलचल के साथ सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाली हल्की नीली लाइट स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई। हालांकि इस दौरान दायरे का अनुमान लगाने से होने वाले लाभ नगण्य थे। वास्तविकता में समय बीतने के साथ उसके लिए सिमुलेशन की पर्याप्त संख्या जमा हो गई थी। भाग्य सिमुलेशन को छोड़कर, जिसमें अभी भी कोई नई गणना जमा नहीं हुई थी। अन्य 3 प्रकार के सिमुलेशन की गणना वास्तव में काफ़ी बढ़ गई थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी की नज़र सिमुलेशन काउंट को दर्शाने वाले सेक्शन पर टिक गई। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 27, पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 5, ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 2। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? नहीं। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? अभी नहीं। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? आरंभ करें। इस बार मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया और तुरंत सिमुलेशन शुरू कर दिया। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन या पुनर्जन्म सिमुलेशन की तुलना में मिल्टन चेनी के लिए कई तरह के सिमुलेशन काउंट जमा करने के बाद ट्रू बॉडी सिमुलेशन बेहतर विकल्प था। क्या आप पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन चेकपॉइंट से इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन को शुरू करना चाहते हैं? अगले ही पल लाइट स्क्रीन पर एक काला प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। अपने दिल में हल्की हलचल के साथ मिल्टन चेनी ने अपना चुनाव किया। हाँ, अगले ही पल लाइट स्क्रीन गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने के माहौल में जबरदस्त बदलाव आया। आसपास का माहौल अपरिचित नहीं था, क्योंकि वह जिस सिमुलेशन नोड में था वह उसके पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन के अंत का ही दृश्य था। मिल्टन चेनी की याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए वह अभी भी आसपास के माहौल से बहुत परिचित था। बिना किसी अप्रत्याशित घटना के मिल्टन चेनी लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के दायरे में प्रवेश कर गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही करोड़ों साल चुपचाप बीत गए। साल लंबे थे, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए वे इतने लंबे नहीं थे। इसके अलावा ये केवल एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन था। उसने सिमुलेशन में अनगिनत लंबे समय का अनुभव किया था, न कि केवल ट्रू बॉडी सिमुलेशन में। इस प्रकार कई 100 मिलियन वर्षों के बीतने का मिल्टन चेनी पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सिमुलेशन से लाभ बहुत वास्तविक थे। ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन धीरे धीरे अपने अंत के करीब पहुंच गया, ये संकेत देते हुए कि यह सिमुलेशन समाप्त होने वाला था। हालांकि यह ट्रू बॉडी सिमुलेशन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन मिल्टन चेनी ने जो लाभ प्राप्त किए थे वे पहले से ही संक्षेप में थे। जब मिल्टन चेनी वास्तव में स्पष्ट चेतना की स्थिति से जागे, तो उन्हें पता था कि यह ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त हो रहा था। जीवन अवधि की सीमा तक पहुंच गया। समय वास्तव में तेजी से बीतता है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। अगले ही पल उनकी चेतना अंधकार में डूब गई। चेतना के अंधकार में डूब जाने के बाद दुनिया भी कांच के दर्पण की तरह बिखर गई। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त हो गया। मिल्टन चेनी की चेतना वास्तविकता में लौट आए। पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस के अंदर मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस पल ट्रू बॉडी सिमुलेशन से परिचित दृश्य उसके सामने से गायब हो गए थे। हालांकि वह अभी भी पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस के भीतर था, लेकिन पाथ की वास्तविकता ट्रू बॉडी सिमुलेशन में दृश्यों से पूरी तरह अलग थी। आखिरकार मिल्टन ट्रांसेंडेंस के पथ के शुरुआती बिंदु पर ही रहा था। एक बार जब वह एक ट्रांसेंडेंट बन गया तो सिम्युलेटर के बाहर की वास्तविकता में बेशक दृश्यों में बदलाव के बावजूद मिल्टन को किसी अजनबीपन का एहसास नहीं हुआ। हर सिमुलेशन के बाद वह यहाँ वापस आता, स्वाभाविक रूप से कोई अलगाव महसूस नहीं करता। अंधेरे से जागने पर मिल्टन के दिल में एक हल्का बदलाव हुआ। अपने विचारों के बीच उसके दिमाग से कई विचार उमड़ पड़े।
फिर मिल्टन ने अपने दिल में अव्यवस्था को दूर कर दिया। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा अभी भी उसके सामने तैर रहा था। ये दर्शाता है कि केवल एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट बचा हुआ है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और यादें बनाए रखें। जैसे ही मिल्टन की नज़र लाइट स्क्रीन पर लौटी, उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी, जैसे कोई संकेत हो। अपने सिर में आवाज़ सुनकर मिल्टन की अभिव्यक्ति शांत, अपरिवर्तित रही। एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन जिसमें चेक पॉइंट बनाए रखे गए थे, एक नियमित से बहुत अलग नहीं था। बेशक कोई मामूली अंतर नहीं थे, लेकिन मिल्टन के लिए अंतर नगण्य थे। आखिरकार किसी भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उसका लक्ष्य जादूगर अमर खेती पथ के क्षेत्र का अनुमान लगाना था। इन परिस्थितियों में चेक पॉइंट बनाए रखने या बनाए रखने के साथ ट्रू बॉडी सिमुलेशन में प्रवेश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मिल्टन ने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में दूसरों की मदद लेने का फैसला किया, तो एक चेक पॉइंट रिटेनिंग ट्रू बॉडी सिमुलेशन महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन मिल्टन के पास ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो लाभ उठाने में लगने वाला समय लंबा हो सकता था, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। अगर वास्तविकता में हजारों साल बिताने से 9वें क्रम की चुड़ैल अमर क्षेत्र में जादूगर अमर खेती पथ विकसित हो सकता है, तो इसे किसी अन्य तरीके से करने की क्या ज़रूरत है? यही वह बात थी जो मिल्टन उस समय सोच रहे थे। बेशक ये तथ्य कि वर्तमान ट्रू बॉडी सिमुलेशन में एक चेक पॉइंट बनाए रखना उसके लिए बहुत मददगार नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर वह जादूगर अमर खेती पथ को 9वें चरण की चुड़ैल अमर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, तो वह ट्रू बॉडी सिमुलेशन में बलों का निर्माण करने और जादूगर अमर खेती पथ के क्षेत्र को संयुक्त रूप से निकालने का विकल्प चुन सकता है। आखिरकार उस समय तक जादूगर अमर साधना पथ के दायरे को और अधिक समझने के लिए आवश्यक समय निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगा। बेशक मिल्टन को 9वें क्रम की चुड़ैल अमर दायरे को पूरी तरह से विकसित करने से पहले अभी भी काफ़ी दूरी तय करनी थी। हालांकि कहा जाता है कि वास्तव में इसके लिए केवल दसियों हजार वर्षों की आवश्यकता होती है, लेकिन सिमुलेशन में वास्तविक समय की आवश्यकता अरबों वर्षों तक फैली हुई थी, या उससे भी अधिक। इस विचार पर मिल्टन ने इस पर और अधिक विचार करना बंद कर दिया। उसकी यादें उसके दिमाग में स्पष्ट थीं और उसे छांटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगले ही पल चेतना में थोड़ी सी बदलाव के साथ उसकी नज़र एक बार फिर सिम्युलेटर लाइट स्क्रीन के उस हिस्से पर चली गई जो ट्रू बॉडी सिमुलेशन का प्रतिनिधित्व करता था। 2500 वर्षों की अवधि में उसने ट्रू बॉडी सिमुलेशन की 2 गिनती जमा कर ली थी। अब एक का उपयोग करने के बाद एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट बचा था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 1। ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करें। जैसे ही लाइट स्क्रीन पर काला टेक्स्ट दिखाई दिया, मिल्टन ने सीधे उस पर देखा। उसकी निगाह शांत थी। शुरू करें। एक विचार के साथ मिल्टन ने ट्रू बॉडी सिमुलेशन की शेष गिनती आरंभ करने का फैसला किया। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के इस सत्र को अंतिम चेक पॉइंट से आरंभ करें। नहीं। जैसे ही सिम्युलेटर का संकेत दिखाई दिया, मिल्टन ने मना करने का फैसला किया। मना करने का कारण सरल था। उसे पहले से ही 2 ट्रू बॉडी सिमुलेशन से चेक पॉइंट विरासत में मिले थे और मिल्टन को इस बात की अनिश्चितता थी कि अगले में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि चेक पॉइंट को सहेजना जारी रखने का मतलब होगा ट्रू बॉडी सिमुलेशन में भविष्य उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात होगा। वह उन खतरों या दुर्घटनाओं से बचने में असमर्थ होगा जो अन्यथा अप्रत्याशित थे। उस समय मिल्टन के लिए ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान सुरक्षित रहना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अज्ञात भविष्य के लिए वह इस समय विशेष रूप से इच्छुक नहीं था। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 9वें चरण के लिए जादूगर अमर साधना पथ के दायरे को निर्बाध रूप से निकालना था, और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक अपरिचित भविष्य मिल्टन की पसंद के पीछे मूल कारण था। आखिरकार पिछले चेक पॉइंट को जल्दबाजी में विरासत में लेने से उसे अपने जीवनकाल की सीमा तक नहीं जीने के महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करना पड़ सकता था। इससे बहुत समय बर्बाद हो सकता था। शायद भविष्य में किसी निश्चित क्षण में अब बर्बाद हुए समय के कारण वह जादूगर अमर साधना पथ के 9वें चरण के दायरे को पूरी तरह से विकसित करने में विफल हो जाएगा। मिल्टन ने जादूगर अमर साधना पथ के दायरे को समझने के लिए ही ट्रू बॉडी सिमुलेशन की शुरुआत की। स्वाभाविक रूप से इन जोखिमों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगले ही पल ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हुआ और दुनिया में कोई बदलाव नहीं आया। मिल्टन पारलौकिकता के मार्ग के शुरुआती बिंदु पर ही रहा। एक नई सेटिंग में ट्रू बॉडी सिमुलेशन की शुरुआत के साथ उसका वातावरण नहीं बदला। बेशक कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाली लाइट स्क्रीन उसके सामने से गायब हो गई थी। ये सामान्य था और सटीक रूप से ट्रू बॉडी सिमुलेशन की शुरुआत को दर्शाता था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन की शुरुआत पर मिल्टन का व्यवहार अप्रभावित रहा, अभी भी शांत और स्थिर था। मिल्टन ने तुरंत ही पारलौकिकता के मार्ग के शुरुआती बिंदु को छोड़ने की जल्दी नहीं की। वह कम से कम अगले 10 लाख वर्षों तक ट्रांसेंडेंस पथ के आरंभिक बिंदु पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि यह वास्तविक उसे परीक्षण और त्रुटि में भी मदद कर सकता है।
यदि वह 10 लाख वर्षों के भीतर ट्रांसेंडेंस पथ के आरंभिक बिंदु को नहीं छोड़ता है और किसी भी अप्रत्याशित खतरे का सामना नहीं करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक उसे ट्रांसेंडेंस पथ के आरंभिक बिंदु पर किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे मिल्टन चेनी प्रत्येक ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बाद रिटेन रियल्म के बिना करना पसंद करेंगे। आखिरकार, यदि वह सिमुलेशन में मर जाता है तो वह वास्तविकता में वापस आ जाएगा, लेकिन यदि वास्तविक उसे नष्ट कर दिया जाता है तो यह एक वास्तविक मृत्यु होगी। मिल्टन चेनी के लिए कुछ मिलियन वर्ष लंबा समय नहीं था। इसके अलावा ट्रांसेंडेंस पथ के आरंभिक बिंदु पर भी वह अभी भी जादूगर अमर साधना पथ के दायरे का अनुमान लगाने का विकल्प चुन सकता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जहां वह खड़ा था वहीं पर विजार्ड अमर साधना पथ के दायरे का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। तब तक वह पहले से ही 8वें चरण के जादूगर अमर की सीमा तक पहुंच चुका था। उसका जीवनकाल भी वह सीमा थी जिसे 8वें चरण का जादूगर अमर प्राप्त कर सकता था। 600 मिलियन वर्ष वह सबसे लंबा समय था जो वह इस दायरे में जी सकता था। अल्पविराम, समय उड़ता है और सैकड़ों मिलियन वर्ष बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए, जिन्होंने अनगिनत ट्रू बॉडी सिमुलेशन से गुजरा था, ये क्षणभंगुर था। वह सिमुलेशन के भीतर लंबे युगों का अनुभव करने का आदी था। इसके अलावा ट्रांसेंडेंस पथ के भीतर मिल्टन चेनी की तुलना में बहुत लंबे जीवनकाल वाले कई प्राणी थे। ट्रांसेंडेंस में सक्षम अधिकांश संस्थाएं आमतौर पर मिल्टन चेनी से अधिक शक्तिशाली थीं। ट्रांसेंडेंस पथ के भीतर अधिकांश प्राणी पहले ब्रह्मांड से आए थे। 9वें, 8वें और 7वें ब्रह्मांड से पारलौकिकता प्राप्त करने वाले लोग तुलनात्मक रूप से दुर्लभ थे। बेशक ये सापेक्ष था। कम से कम वे उन लोगों की तुलना में बहुत दुर्लभ थे जिन्होंने पहले ब्रह्मांड से पारलौकिकता प्राप्त की थी। जैसे जैसे समय अनजाने में बीतता गया, इस सच्चे शरीर सिमुलेशन में लगभग 600 मिलियन वर्ष बीत गए। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी ने सक्रिय रूप से दायरे की कटौती की स्थिति से खुद को अलग कर लिया और उनकी थोड़ी खाली चेतना भी स्पष्टता में लौट आई। उनके शरीर का जीवनकाल अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था, जिसका मतलब था कि यह सच्चा शरीर सिमुलेशन वास्तव में समाप्त होने वाला था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने विजार्ड अमर खेती दायरे की कटौती जारी नहीं रखी। कटौती जारी रखने का कोई खास फायदा नहीं था। कुछ हजार साल का समय दायरे की कटौती में कोई मदद नहीं करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ हजार साल लगभग पलक झपकने जैसा महसूस हुआ। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में ट्रांसेंडेंस पाथ का पहला भाग। एक निश्चित बिंदु पर मिल्टन चेनी की आकृति प्रकाश के एक कण में बदल गई और गायब हो गई, और ट्रू बॉडी सिमुलेशन की प्रतीत होने वाली झूठी लेकिन वास्तविक रूप से देखी गई दुनिया भी बिखर गई। ट्रू बॉडी सिमुलेशन वास्तव में समाप्त हो गया और मिल्टन चेनी की चेतना एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। यद्यपि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में 600 मिलियन वर्ष बीत चुके थे, वास्तव में सिमुलेशन समाप्त होने में केवल एक क्षण ही बीता था। वास्तव में ट्रांसेंडेंस पाथ के प्रारंभिक क्षेत्र में मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं, अपने दिमाग में इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन की यादों को छांटते हुए। बस एक पल में उसके दिमाग में यादें क्रिस्टल स्पष्ट हो गईं। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बहुत बदल गया था, ये साबित करते हुए कि वह अब ट्रू बॉडी सिमुलेशन की दुनिया से अलग हो गया था। चेतना धीरे धीरे अंधेरे से पूरी तरह जाग उठी। अब उसके मन में कोई नया विचार नहीं आया। इसके बजाय सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन उसकी आंखों के सामने मंडराती रही। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और स्मृति बरकरार। लाइट स्क्रीन पर 2 परिचित काले अक्षर चमक उठे। उसी समय उसके मन में एक यांत्रिक जैसी अधिसूचना ध्वनि गूंज उठी। 600 मिलियन वर्षों के बाद जितना लंबा युग था, वह क्षण आया जब यह अपने अंत पर पहुंच गया। वह क्षण जब सबसे लंबा ट्रू बॉडी सिमुलेशन भी समाप्त हो गया। इसके अलावा मिल्टन चेनी ने अभी अभी जिस ट्रू बॉडी सिमुलेशन का अनुभव किया था, उसकी अवधि विशेष रूप से लंबी नहीं थी। वास्तव में उस टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर प्रगति काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और फिर भी ये सीमा तक नहीं पहुंची है। ये केवल अफसोस की बात है कि यह अभी भी 9वें क्रम के जादूगर अमर साधना पथ का प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षेत्र निष्कर्ष की प्रगति को देखते हुए मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा, यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि जब क्षेत्र निष्कर्ष में कोई अड़चन नहीं थी तो प्रगति वास्तव में तीव्र थी। कम से कम मिल्टन चेनी अपने वर्तमान क्षेत्र निष्कर्ष की गति से काफ़ी संतुष्ट थे। अगले ही पल उन्होंने आगे सोचना बंद कर दिया और अपने मन में आए विचारों को वापस ले लिया। बैकवर्ड, सोचते रहने का कोई विशेष महत्व नहीं था। सत्य को परखने के लिए अभ्यास ही एकमात्र मानक है। इस समय वे जादूगर अमर साधना पथ के 9वें चरण के क्षेत्र का पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालने से बहुत दूर नहीं थे। अपने विचारों को एकत्रित करने के बाद मिल्टन चेनी ने अपना ध्यान वापस उस प्रकाश स्क्रीन पर लगाया जो उनके सामने तैर रही थी। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 27। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना 5।
2500 वर्षों में ट्रू बॉडी सिमुलेशन के संचित 2 सिमुलेशन गणनाओं का उपयोग मिल्टन चेनी द्वारा किया गया था। ये कहा जा सकता है कि ये 2 ट्रू बॉडी सिमुलेशन उनके लिए बहुत मददगार रहे थे, कम से कम उनके दायरे को निकालने की प्रगति को आगे बढ़ाने में। हालांकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए गणनाएं समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन सिम्युलेटर द्वारा संचित टेक्स्ट सिमुलेशन और पुनर्जन्म सिमुलेशन का उपयोग मिल्टन चेनी द्वारा अभी तक नहीं किया गया था। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? नहीं। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने के बारे में सवाल करने वाले काले अक्षर प्रकाश स्क्रीन पर उभरे। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, संचित टेक्स्ट सिमुलेशन समय को तुरंत शुरू नहीं किया। अगले ही पल लाइट स्क्रीन पर नए काले अक्षर उभरे। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? क्या मुझे सिर्फ एक पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहिए या मुझे सभी 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसरों को एक साथ रखना चाहिए? लाइट स्क्रीन पर मंडराते काले अक्षरों को देखते हुए मिल्टन चेनी ने खुद से फुसफुसाया। उसने कुछ देर सोचा। आखिरकार इस बार उसका इरादा पुनर्जन्म रसातल क्षेत्र में पुनर्जन्म जारी रखने का नहीं था। उसने पहले ही वह सब प्राप्त कर लिया था जो रसातल क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए इस बार वह निश्चित रूप से एक नई दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहेगा जो उसके लिए अपरिचित थी। ऐसे मामलों में प्रयोग करने के लिए सिर्फ एक पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना है या सभी 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसरों को एक साथ रखना है, यह एक सवाल बन गया। हालांकि एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपना मन बना लिया। सभी 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसरों को एक साथ रखें और इस पुनर्जन्म सिमुलेशन को शुरू करें। अगले ही पल जैसे ही मिल्टन चेनी के विचार समाप्त हुए, पुनर्जन्म सिमुलेशन सफलतापूर्वक शुरू हो गया। मिल्टन चेनी की चेतना अचानक अंधेरे में डूब गई और जब उनकी चेतना स्पष्टता प्राप्त कर पाई तो उनका सूक्ष्म शरीर पहले से ही पुनर्जन्म स्थान के भीतर प्रकट हो चुका था। अल्पविराम। पुनर्जन्म स्थान के भीतर मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। उस समय उनका सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म स्थान के ऊपर तैर रहा था। मिल्टन चेनी पुनर्जन्म स्थान के भीतर सभी दृश्यों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। पुनर्जन्म स्थान अभी भी पहले जैसा ही था। पिछली बार जब मिल्टन चेनी ने पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू किया था और यहां प्रवेश किया था, तब की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार मुझे पुनर्जन्म के लिए छठे ब्रह्मांड में कौन सी दुनिया चुननी चाहिए? मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। इस समय वह कुछ हद तक हिचकिचाया क्योंकि छठे ब्रह्मांड के भीतर कुल 3 दुनियाएं थीं। एबिसल दायरे के अलावा 2 अन्य स्वतंत्र नई दुनियाएं थीं। मिल्टन चेनी के लिए दोनों अपरिचित थीं। इसके अलावा इस बार वह जिस पुनर्जन्म सिमुलेशन का उपयोग कर रहा था वह सीधे 5 अवसरों के साथ स्टैक था, जो निस्संदेह बहुत अधिक कीमती था। 5 पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट स्टैक करने के बाद उसे इस सिमुलेशन से जितना संभव हो सके उतना हासिल करने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी को उम्मीद थी कि पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह अपने वर्तमान दायरे की सीमाओं को तोड़ना जारी रखेगा। वास्तव में वह 8वें चरण के जादूगर अमर की सीमा पर था। इसलिए मिल्टन चेनी को उम्मीद थी कि पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह खेती के एक नए मार्ग पर 8वें चरण की बाधाओं को तोड़ना जारी रख सकता है। चिंतन के एक पल के बाद मिल्टन चेनी ने अपना निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद मिल्टन चेनी ने अब और संकोच नहीं किया। उसकी सूक्ष्म दृष्टि नारंगी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एक विशाल प्रकाश क्षेत्र पर टिकी। यह क्षेत्र किस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, मिल्टन चेनी को नहीं पता था, क्योंकि इसे 2 दुनियाओं में से यादृच्छिक रूप से चुना गया था। चूंकि दोनों दुनियाएं अपरिचित थीं, इसलिए मिल्टन चेनी केवल एक यादृच्छिक विकल्प ही चुन सकते थे। अगले ही पल उसकी चेतना थोड़ी बदल गई। उस गति के साथ उसका सूक्ष्म शरीर नारंगी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले विशाल प्रकाश क्षेत्र के साथ विलीन होने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे अंधेरे से जागी। कोई विरासत में मिली यादें उभरी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को मुझे खुद ही तलाशने की ज़रूरत है। होश में आने के बाद मिल्टन चेनी के दिमाग में ये पहला विचार आया। इस समय उनकी चेतना पहले ही अंधेरे से निकल चुकी थी और उनके दिमाग में यादें अपरिवर्तित थीं। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने शरीर को महसूस करते हुए 8वें चरण के जादूगर अमर की शक्ति को बुलाया। जैसी कि उम्मीद थी, वास्तविकता में उनके पास जो क्षेत्र था वह इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में बरकरार रहा। आखिरकार यह उनका 5वां ओवलेट पुनर्जन्म सिमुलेशन था। हालांकि क्षेत्र को आगे ले जाया गया था, फिर भी मिल्टन चेनी को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनका शरीर अब वह नहीं था जो वास्तविकता में उनके पास था। इस दुनिया में पुनर्जन्म होने पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब इंसान नहीं माना जा सकता। वह अभी भी अपने अस्तित्व को महसूस कर सकता था, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान के रूप में नहीं। इस समय मेरे पास कोई ठोस शरीर नहीं है। क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चेतना के रूप में मौजूद हूँ? मिल्टन चेनी अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, लेकिन उनका शरीर अवास्तविक था। इसलिए मिल्टन चेनी ने हल्के से सोचा, अगर कोई कहे
तो इस समय वह इस दुनिया में सिर्फ एक चेतना के समान था, कुछ हद तक पुनर्जन्म स्थान में उसकी उपस्थिति के समान। पुनर्जन्म स्थान के भीतर वह एक आध्यात्मिक शरीर के रूप में मौजूद था। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब मिल्टन चेनी ने ऐसी स्थिति का अनुभव किया था, इसलिए वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था। अपने बहुत पहले के पुनर्जन्म सिमुलेशन में से एक में उन्होंने इसी तरह से कुछ दुनियाओं में पुनर्जन्म लिया था। हालांकि मिल्टन चेनी को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वह किस प्रजाति में बदल गया था, लेकिन वास्तविकता से अपने पास रखे दायरे के साथ वह धीरे धीरे इस दुनिया का पता लगा सकता था। जैसे ही मिल्टन चेनी अपनी संवेदी सीमा का विस्तार करने और अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखने वाले थे, उनके मन में एक जानी पहचानी भावना उभरी। मिल्टन चेनी इस अनुभूति से अपरिचित नहीं थे, क्योंकि जब भी कोई नई याद अचानक सामने आती है तो ये हमेशा प्रकट होती है। अगले ही पल मिल्टन चेनी के मन में एक अजीब सी नई याद उभरी। जैसे ही यह उभरी, ये याद सहज प्रवृत्ति बन गई। आदिम आत्मा क्षेत्र, सच्ची आत्माओं का विश्व सागर। जैसे ही यह याद उभरी, मिल्टन चेनी को अपनी वर्तमान स्थिति समझ में आ गई। वास्तव में उन्होंने मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्ची आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लिया था। यह एक पूरी तरह से अलग प्रजाति थी। कम से कम मिल्टन चेनी के इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने से पहले उन्होंने कभी भी सच्ची आत्मा प्रजाति का सामना नहीं किया था। ये सामान्य था, क्योंकि सच्ची आत्मा प्रजाति केवल इसी दुनिया में मौजूद थी। सभी विरासत में मिली यादों को आत्मसात करने के बाद मिल्टन चेनी अब अपने वर्तमान पुनर्जन्म की दुनिया से इतने अपरिचित नहीं थे। ये दुनिया छठे ब्रह्मांड के भीतर केवल 3 दुनियाओं में से एक आदिम आत्मा क्षेत्र के रूप में जानी जाती थी, और इस दुनिया के भीतर केवल एक प्रजाति थी, सच्ची आत्माएं। बिना किसी संदेह के मिल्टन चेनी ने अब सच्ची आत्मा प्रजाति के सदस्य के रूप में पुनर्जन्म लिया था। इस समय वह एक नवजात सच्ची आत्मा थी, जिसका जन्म स्थान आदिम आत्मा क्षेत्र के विश्व सागर में था। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद जबकि मिल्टन चेनी को विरासत में मिली यादों की मदद मिली, दुनिया के बारे में उनकी समझ अभी भी काफ़ी सीमित थी। जिसे ज्ञान माना जा सकता था वह शायद दुनिया का नाम और उसकी अपनी प्रजाति की पहचान थी। बाकी के लिए विरासत में मिली यादों में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं था। कोई कह सकता है कि मिल्टन चेनी को इन विरासत में मिली यादों की सहायता बहुत कम थी। उन्हें सही मायने में विरासत में मिली यादें भी नहीं कहा जा सकता था। यह ऐसी स्मृति थी जो किसी भी सच्ची आत्मा के जन्म लेने पर होती है। यह मनुष्यों के अंक की तरह था या एक सहज वृत्ति की तरह। सच तो ये था कि मिल्टन चेनी के इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने से पहले, हालांकि वे उस दुनिया की प्रकृति का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते थे जिसमें उन्हें पुनर्जन्म लेना था, उन्होंने कई तरह के अनुमान लगाए थे। इस स्थिति का उभरना उनकी अपेक्षाओं के भीतर था, उनसे परे नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिल्टन चेनी ने वास्तविकता से वह क्षेत्र और शक्ति भी खो दी जो उन्होंने पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से प्राप्त की थी। उन्होंने इस सच्ची आत्मा शरीर की सहज वृत्ति का अनुसरण करना शुरू कर दिया, अपने आध्यात्मिक शरीर को विश्व सागर के माध्यम से आगे बढ़ाया। अल्पविराम, ये दुनिया वास्तव में कुछ हद तक सच्ची आत्मा क्षेत्र के समान है जहां मैंने पहले पुनर्जन्म लिया है। यदि रसातल क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो ब्रह्मांड की इस परत के भीतर 2 दुनियाएं 9वें ब्रह्मांड के साथ उलझी हुई हैं। क्या ये संयोग हो सकता है? जैसे जैसे मिल्टन चेनी का सच्ची आत्माओं के विश्व सागर में समय बढ़ता गया, उनके मन में और विचार उभरने लगे। हालांकि ये दुनिया और सच्ची आत्मा क्षेत्र ब्रह्मांड की एक ही परत से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनमें काफ़ी समानताएं थीं। बेशक शायद ये सिर्फ मिल्टन चेनी का बहुत अधिक सोचना था। आखिरकार असीम ब्रह्मांड बहुत विशाल है और दुनियाओं की संख्या बहुत बड़ी है। अलग अलग दुनियाओं में कुछ समानताएं विशुद्ध रूप से संयोग से हो सकती हैं। किसी को केवल इस कारण से समानता वाले विश्वों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य है कि विश्व सागर के भीतर भी वास्तव में कई दुनियाएं हैं जो जादूगर क्षेत्र के समान हैं। बहुत सारी दुनियाएं हैं और उनके लिए केवल इतने ही विकास पथ हैं, इसलिए दुनियाओं के बीच समानताओं का अस्तित्व काफ़ी हद तक संयोग है। इसके अलावा इस दुनिया और सच्चे आत्मा क्षेत्र के बीच समानता रसातल क्षेत्र और क्रिम्सन दुनिया के बीच पाए जाने वाले चरम समानांतर से बहुत दूर है। आखिरकार इस दुनिया और सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रजातियां अलग अलग हैं और एबिसल दायरे के भीतर की जातियां क्रिम्सन दुनिया की जातियों जैसी ही हैं, जो सभी दानव जनजाति से संबंधित हैं। शायद ये वास्तव में सिर्फ एक संयोग है। 9वें ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनियाएं हैं, कुछ समानताओं का सामना करना असंभव नहीं है। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, अब इन विचारों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका आदिम आत्मा शरीर अभी भी आदिम आत्माओं के समुद्र में भटक रहा था। उसके आदिम आत्मा शरीर के भटकने के दौरान कुछ अन्य आदिम आत्माएं सक्रिय रूप से मिल्टन के आदिम आत्मा शरीर से टकराती थीं और फिर उसमें विलीन हो जाती थीं। परिणामस्वरूप मिल्टन के आदिम आत्मा शरीर की शक्ति भी बढ़ जाती थी। जिस कारण से मिल्टन ने उन विचारों को अभी अभी सोचा था, वह वास्तव में इस घटना से जुड़ा था, क्योंकि उसकी याद में सच्चे आत्मा क्षेत्र में सच्ची आत्माएं भी इस तरह से खुद को मजबूत करती हुई प्रतीत होती थीं।
बेशक ये संभवतः एक संयोग था, क्योंकि चाहे वह आदिम आत्मा शरीर हो या सच्चा आत्मा शरीर, वे वास्तव में आध्यात्मिक शरीर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि चाहे वह बंदर आदमी हो, वेयरवुल्फ हो या छिपकली आदमी हो, वे सभी वास्तव में मनुष्यों की बड़ी श्रेणी में आते हैं। इस समय मिल्टन अभी तक आध्यात्मिक शरीर के रूप में योग्य नहीं था। वह सिर्फ एक आदिम आत्मा शरीर था जो अभी अभी आदिम आत्माओं के सागर में पैदा हुआ था। हालांकि इस आदिम आत्मा शरीर ने वास्तविकता से अपार शक्ति को बरकरार रखा था, लेकिन आध्यात्मिक शरीर के रूप में इसका सार नहीं बदला था। इस समय वह महान शक्तियों वाले एक बच्चे के समान था। सौभाग्य से मिल्टन ने बड़ी संख्या में पुनर्जन्म सिमुलेशन से गुजरा था और इन शक्तियों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक एक निश्चित क्षण में संकट की एक मजबूत भावना ने मिल्टन की चेतना को घेर लिया। यह क्या है? मिल्टन अचंभित रह गया। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उसने निर्णायक रूप से इस शरीर में निहित सभी शक्तियों को जुटाया। बेशक वास्तविकता से 8वें चरण के जादूगा अमर सीमा की शक्ति भी शामिल थी, लेकिन ये कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मिल्टन ने अपनी सारी शक्ति जुटाई, उसकी चेतना एक साथ अंधेरे में डूब गई। उसके आसपास का वातावरण भी उसी क्षण शून्य में बदल गया। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वर्तमान मिल्टन समझ नहीं पाया। अगले ही पल जब मिल्टन का आदिम आत्मा शरीर सफ़ेद प्रकाश बिंदुओं में विघटित होकर बिखर गया, तो इस क्षेत्र में एक विशाल आध्यात्मिक आकृति प्रकट हुई। इस आध्यात्मिक आकृति का चेहरा एक इंसान के समान था। जिस क्षण ये यहाँ प्रकट हुआ, उस मानवीय चेहरे पर उलझन का एक निशान उभर आया जो कई गुना बढ़ गया। मैंने एक रसातल क्रॉलर को महसूस किया, लेकिन आभा अचानक गायब क्यों हो गई? विशाल आध्यात्मिक आकृति ने अपने आप में कुछ उलझन में सोचा। त्रिमूल ब्रह्मांड के भीतर तीनों दुनियाएं हाल ही में बहुत बेचैन हो गई थीं। रसातल से अधिक क्रॉलर दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये पहली बार था जब उसने इस तरह के अचानक गायब होने का सामना किया था। उसे कुछ हद तक संदेह था कि रसातल क्षेत्र से क्रॉलर नए तरीकों के साथ आए थे। मिल्टन कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके जादूगर अमर साधना पथ पर रसातल आभा का निशान इस पुनर्जन्म सिमुलेशन के समय से पहले अंत का उत्प्रेरक था। अल्पविराम। पुनर्जन्म स्थान के भीतर मिल्टन की चेतना तुरंत यहाँ प्रकट हुई। अगले ही पल मिल्टन की चेतना पुनर्जन्म स्थान से बाहर निकाल दी गई। पारलौकिकता के पथ के भीतर मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त। पुनर्जन्म सिमुलेशन की स्मृति को सफलतापूर्वक बनाए रखा गया। पता चला कि होस्ट पुनर्जन्म की स्मृति से प्रभावित नहीं होगा। सिम्युलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है। क्या आप इसे अभी सक्रिय करना चाहते हैं? स्मृति सुरक्षा को सक्रिय न करें, मिल्टन ने अपने मन में आदेश दिया। अगले ही पल मिल्टन ने लाइट स्क्रीन को निष्क्रिय कर दिया। उसके चेहरे पर चिंतन का एक और निशान था। क्या वह शक्तिशाली इकाई मुझे निशाना बना रही थी? पुनर्जन्म सिमुलेशन के अंतिम क्षणों में जब मिल्टन ने अपनी सारी शक्ति सक्रिय कर ली थी, तब भी वह पुनर्जन्म सिमुलेशन के अंत को रोक नहीं सका, क्योंकि उस समय मिल्टन को लगा कि एक बहुत शक्तिशाली शक्ति उस पर हमला कर रही है। ऐसा लग रहा था कि वह उसे निशाना बना रही है, फिर भी यह एक व्यापक शुद्धिकरण प्रतीत हो रहा था। लेकिन क्या वास्तव में उसके कारण ही पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्त हुआ? इस स्तर पर मिल्टन को यह स्पष्ट नहीं था। इसलिए उसने विचार किया। थोड़ी देर बाद मिल्टन ने कई अलग अलग संभावनाओं की कल्पना की। अगर यह मुझे निशाना नहीं बना रहा था तो यह एक संयोग होना चाहिए, लेकिन अगर यह मुझे निशाना बना रहा था तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, जो कि पुनर्जन्म सिमुलेशन में वास्तविकता से सुरक्षित क्षेत्र है। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। दो संभावनाओं में से मिल्टन चेनी को यकीन नहीं था कि कौन सी सही थी। आखिरकार अनुमान के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है, और केवल विचार किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता। अगर यह सिर्फ संयोग था तो मिल्टन चेनी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर पुनर्जन्म सिमुलेशन में संयोग होने की संभावना नहीं थी। मिल्टन चेनी ने पहले जिन सिमुलेशन का अनुभव किया था उनमें उन्होंने वास्तव में इसी तरह की संयोगपूर्ण घटनाओं का सामना किया था। लेकिन अगर यह संयोग नहीं था तो मिल्टन चेनी को इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था कि अगर वह फिर से इस दुनिया में पुनर्जन्म लेना चुनते तो ऐसी ही स्थिति का सामना करने की बहुत अधिक संभावना थी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वास्तविकता में मेरे पास जो क्षेत्र है वह सिमुलेशन में बनाए रखने के बाद पता चला था? मिल्टन चेनी ने सोचा। ये संभावना मौजूद थी। आखिरकार पुनर्जन्म सिमुलेशन में उन्हें खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा था, जहां उन्हें वास्तविकता से सिमुलेशन के भीतर संरक्षित क्षेत्र का उपयोग करना पड़ा था। अगर यही कारण था तो मिल्टन चेनी के लिए इसे सत्यापित करना काफ़ी सरल होगा। यह इस दुनिया में फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए 5 बार पुनर्जन्म सिमुलेशन के ढेर का उपयोग करना होगा, और फिर पुनर्जन्म दुनिया के भीतर वास्तविकता से शक्ति का आह्वान करना होगा। बेशक वह कोई दूसरा तरीका चुन सकता था। यह एक पुनर्जन्म सिमुलेशन के साथ पुनर्जन्म दुनिया में प्रवेश करना होगा।
अगर उसने सत्यापन के लिए ये तरीका चुना तो एक सिमुलेशन निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा, उसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई सिमुलेशन करने होंगे। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार उसका पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट अब समाप्त हो गया था और सत्यापित करने के लिए उसे वास्तविकता में समय जमा करने की आवश्यकता होगी। 500 साल एक नया पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट जमा कर सकते थे, जो बहुत लंबा समय नहीं था। इसलिए मिल्टन चेनी जल्दी में नहीं थे। अगले ही पल एक विचार के साथ सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन जो गायब हो गई थी उसकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हुई। हालांकि पुनर्जन्म सिमुलेशन की संख्या समाप्त हो गई थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने वर्षों में जो टेक्स्ट सिमुलेशन समय संचित किया था उसका एक बार भी उपयोग नहीं किया गया था। मिल्टन चेनी ने लाइट स्क्रीन पर एट्रीब्यूट पैनल सेक्शन पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नज़र तुरंत लाइट स्क्रीन के उस सेक्शन पर पड़ी जो टेक्स्ट सिमुलेशन समय को दर्शाता था। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 27। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन आरंभ करना चाहेंगे? लाइट स्क्रीन पर टेक्स्ट सिमुलेशन समय के लिए संचित संख्या को देखकर मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया। बस एक विचार की झिलमिलाहट के साथ उन्होंने पहला टेक्स्ट सिमुलेशन आरंभ किया जो पिछले सिम्युलेटर अपग्रेड के बाद से संचित था। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन समय को स्टैक करना चाहेंगे? हाँ, 5 बार स्टैक करें और टेक्स्ट सिमुलेशन आरंभ करें। हालांकि कई टेक्स्ट सिमुलेशन समय उपलब्ध थे, फिर भी मिल्टन चेनी ने 5 बार स्टैक करना और टेक्स्ट सिमुलेशन आरंभ करना चुना। आखिरकार इस तरह से लाभ अधिक होंगे। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू किया गया। कृपया इस सिमुलेशन के लिए व्यक्तित्व लक्षण चुनें। स्थिर या बुद्धिमान या स्वकेंद्रित। लाइट स्क्रीन पर व्यक्तित्व लक्षण विकल्पों को देखते हुए मिल्टन चेनी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। स्थिर और बुद्धिमान चुनें। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपना चयन कर लिया। लाइट स्क्रीन पर काले पाठ की पंक्तियां उभरीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया टेक्स्ट सिमुलेशन धीरे धीरे अपने अंत के करीब पहुंचता गया। इस सिमुलेशन में व्यक्तित्व लक्षण काफ़ी संतोषजनक थे। इस प्रकार इस टेक्स्ट सिमुलेशन के मिल्टन चेनी अपने जीवनकाल की सीमा तक जीने में कामयाब रहे। समय भी वास्तविकता में शांति से बहता रहा। जब लाइट स्क्रीन पर काला पाठ अब और उभरना बंद हो गया तो टेक्स्ट सिमुलेशन भी अपने अंत पर आ गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर यादें और क्षेत्र संरक्षित हो गए हैं। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हो गया। टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री का प्रतिनिधित्व करने वाले काले पाठों की श्रृंखला लाइट स्क्रीन पर पूरी तरह से गायब हो गई। सिम्युलेटर के संकेतों की परिचित आवाज़ मिल्टन चेनी के दिमाग में गूंज उठी। उसकी चेतना में स्मृतियों की नदी के भीतर यादों का एक नया लेकिन अजीब तरह से परिचित खंड उभरा। पाठ सिमुलेशन समाप्त होने के बाद मिल्टन चेनी ने जल्दी से उन यादों को पचा लिया जो बरकरार थीं। लगभग उसी क्षण जब यादें प्रकट हुईं, उन्होंने इस अपरिचित ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। इस पाठ सिमुलेशन का पैटर्न हमेशा की तरह ही था। सिमुलेशन में उन्होंने अपने जीवन काल की सीमा तक जिया। उनका पूरा जीवन जादूगर अमर साधना पथ पर नए क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। भले ही वह इस पाठ सिमुलेशन में जादूगर अमर साधना पथ के क्षेत्र को 9वें चरण तक नहीं ले आया, फिर भी उसने काफ़ी जमीन कवर की। 5 पार्ट सिमुलेशन को ढेर करने के बाद इस तरह के लाभ को देखते हुए मिल्टन काफ़ी संतुष्ट था। यादों को पचाने के बाद मिल्टन ने आगे नहीं सोचा। अगले ही पल एक विचार के साथ उसने अपनी नज़र सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन पर वापस घुमाई जो अभी भी उसके सामने तैर रही थी। मिल्टन की नज़र सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन पर टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम्स की गिनती पर टिकी हुई थी। टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम्स 22। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? इस समय उसके पास 22 टेक्स्ट सिमुलेशन समय बचे थे, जो 5 टेक्स्ट सिमुलेशन को 4 बार लॉन्च करने में उसकी सहायता करने के लिए पर्याप्त थे। इससे मिल्टन को विज़ार्ड अमर खेती पथ के दायरे को और अधिक समझने में बहुत मदद मिलेगी। हाँ, टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने से पहले 5 टेक्स्ट सिमुलेशन टाइम्स जमा करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने सीधे टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हो गया है। चूंकि होस्ट ने 5 टेक्स्ट सिमुलेशन समय स्टैक करने का विकल्प चुना है, इसलिए आपको इस टेक्स्ट सिमुलेशन में वास्तविकता से सभी यादें विरासत में मिलेंगी। कृपया इस टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए अपने चरित्र लक्षण चुनें। अलग थलग या डरपोक या जिद्दी। लाइट स्क्रीन पर चरित्र विकल्पों का सामना करते हुए मिल्टन बिना किसी हिचकिचाहट के था। एक विचार के साथ उसने चरित्र लक्षण अलग थलग और डरपोक का चयन किया। हालांकि ये विशेषताएं नकारात्मक लग सकती हैं, लेकिन वे जीवित रहने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकती हैं। अगले ही पल लाइट स्क्रीन पर काले पाठ की पंक्तियां उभरने लगीं। मिल्टन की शांत निगाहें लाइट स्क्रीन पर स्थिर रहीं, बिना हिले डुले। काले पाठ के पैराग्राफ मिल्टन द्वारा टेक्स्ट सिमुलेशन के इस दौर में अनुभव की गई हर चीज़ को दर्शाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ 5 टेक्स्ट सिमुलेशन का ये ढेर एक में तब्दील हो गया और यह भी अपने अंत के करीब पहुंच गया।
जब लाइट स्क्रीन पर काला पार्ट दिखना बंद हो गया तो ये टेक्स्ट सिमुलेशन के वास्तविक अंत का संकेत था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हो गया। टेक्स्ट सिमुलेशन के भीतर की यादें और क्षेत्र बरकरार रखे गए हैं। सिमुलेशन समाप्त होने के साथ टेक्स्ट सिमुलेशन सामग्री के इस दौर का प्रतिनिधित्व करने वाला काला पार्ट लाइट स्क्रीन से फीका पड़ गया, पूरी तरह से गायब हो गया। मिल्टन के दिमाग में एक जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ भी गूंजी। फिर से यादों का उदय हुआ, जिसे मिल्टन ने चुपचाप और पूरी तरह से पचा लिया। और क्योंकि वह तैयार था, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि यादें उसके दिमाग में उभर आईं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो इसका मतलब था कि उसने टेक्स्ट सिमुलेशन के इस दौर से बची हुई सभी यादों को पूरी तरह से पचा लिया था। बाद के सिमुलेशन समय उसी तरह आगे बढ़े। मिल्टन ने स्टैक्ड टेक्स्ट सिमुलेशन को 4 बार शुरू करने के बाद सभी 22 टेक्स्ट सिमुलेशन समय का उपयोग किया था। जब अंतिम टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त हुआ और विदेशी यादों को एक बार फिर मिल्टन ने पचा लिया, सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा भी फीका पड़ गया। अब तक उसने वास्तविकता में 2500 वर्षों की अवधि में बचाए गए सभी सिमुलेशन समय का उपयोग कर लिया था। समय तेजी से उड़ता है और वास्तविक दुनिया का समय तेजी से बीतता है, जबकि मिल्टन इसके प्रति उदासीन था। एक पलक झपकते ही वास्तविक दुनिया में 5000 वर्ष बीत गए। इन 5000 वर्षों के दौरान मिल्टन ने कोई सिमुलेशन शुरू नहीं किया था। ये संयोग ही था कि लोगों का अनुमान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था, इसलिए इन 5000 वर्षों के दौरान मिल्टन लोगों के अनुमान की अवस्था में डूबा हुआ था। सिम्युलेटर प्राप्त करने के बाद से नए सिमुलेशन शुरू करने के बीच ये सबसे लंबा अंतराल था। नतीजतन उसने बहुत सारे सिमुलेशन समय जमा कर लिए थे। वास्तविकता के भीतर पारलौकिकता पथ पर मिल्टन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, शून्यता और लोगों के अनुमान की अवस्था से जागते हुए। अगले ही क्षण एक मामूली जानबूझकर विचार के साथ सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा एक बार फिर उसके सामने तैरने लगा। मिल्टन ने जानबूझकर प्रकाश पर्दा बुलाया। आखिरकार 5000 साल बीत गए थे बिना किसी नए सिमुलेशन को शुरू किए, और अब लाभ उठाने का समय आ गया था। एक बार जब सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश पर्दा उसके सामने आया, तो वह चुपचाप उसके सामने मंडराता रहा। वास्तविकता के भीतर 5000 वर्षों ने मिल्टन को सिमुलेशन समय की पर्याप्त संख्या बचाने की अनुमति दी। न केवल उनके पास सिमुलेशन समय की 3 मानक श्रेणियां थीं, बल्कि एक भाग्य सिमुलेशन समय भी अलग रखा गया था। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो इन संचित सिमुलेशन समयों का उपयोग करने से निश्चित रूप से काफ़ी उन्नति होगी। जादूगर अमर साधना पथ पर एक 9वें क्रम की चुड़ैल अमर के दायरे में वास्तव में आगे बढ़ना भी असंभव नहीं था। बेशक वह कितना हासिल कर सकता था यह अभी भी अज्ञात था। आखिरकार उसने अभी तक वास्तव में सिमुलेशन शुरू नहीं किया था। अगले ही पल मिल्टन की नज़र सिमुलेशन काउंट्स को दर्शाने वाले कॉलम पर पड़ी। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 52, पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 10, ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 5, फेट सिमुलेशन काउंट 1। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? नहीं। लाइट स्क्रीन पर टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करने के संकेत को देखकर मिल्टन ने एक विचार के साथ कदम बढ़ाया और मना करने का फैसला किया। हालांकि अब तक उन्होंने सबसे ज़्यादा टेक्स्ट सिमुलेशन जमा कर लिए थे, लेकिन यही वजह थी कि मिल्टन चेनी ट्रू बॉडी सिमुलेशन को आखिर में बचाना चाहते थे। आखिरकार ओवरलैपिंग टेक्स्ट सिमुलेशन वास्तविकता से यादें प्राप्त करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि टेक्स्ट सिमुलेशन को बाद में शुरू किया जाए जब उनके पास वास्तविकता में ज़्यादा यादें हों। ट्रू बॉडी सिमुलेशन, पुनर्जन्म सिमुलेशन और फेट सिमुलेशन का इस्तेमाल करने के बाद ही उन्हें अधिकतम लाभ के लिए टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहिए। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? अभी नहीं। मिल्टन चेनी ने तुरंत पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करने का विकल्प नहीं चुना। कारण सरल था, पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता थी, और मिल्टन चेनी ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उन्हें ले करना है या नहीं। इसलिए मिल्टन चेनी का विकल्प सरल था, या तो ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करें जिसके 5 उपयोग जमा हो चुके थे, या केवल फेट सिमुलेशन शुरू करना चुनें। जहां तक चुनने की बात है, मिल्टन चेनी के मन में वास्तव में पहले से ही एक उत्तर था। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? नहीं। फेट सिमुलेशन शुरू करने के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं, क्या आप शुरू करना चाहेंगे? सबसे पहले फेट सिमुलेशन से शुरू करना सबसे सुरक्षित है। आखिरकार एक बार फेट सिमुलेशन समाप्त हो जाने के बाद मुझे अनिवार्य रूप से अपरिचित लेकिन शक्तिशाली यादों का एक खंड विरासत में मिलेगा। लाइट स्क्रीन पर संकेतों को देखते हुए मिल्टन चेनी का दिल थोड़ा हिल गया। वास्तव में चाहे वह ट्रू बॉडी सिमुलेशन हो या फेट सिमुलेशन, दोनों का उपयोग पहले किया जा सकता था। लेकिन तुलनात्मक रूप से कहें तो लाभों को अधिकतम करने के लिए फेट सिमुलेशन से शुरू करना अभी भी सबसे अच्छा था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इन विचारों पर विचार करना बंद कर दिया। एक विचार के साथ उन्होंने खुद से कहा, फेट सिमुलेशन बुनाई शुरू करें।
जिस क्षण उसने चुपचाप अपने हृदय में भाग्य सिमुलेशन की शुरुआत का आह्वान किया, मिल्टन चेनी की दृष्टि काली हो गई क्योंकि उसकी चेतना अंधकार में डूब गई। इस समय उसकी इंद्रियां अवरुद्ध थीं, लेकिन उसकी चेतना अभी भी सामान्य रूप से काम कर सकती थी। भाग्य सिमुलेशन बुनाई शुरू करता है। मेजबान में भाग्य की 78,617 रेखाओं का पता लगाता है। भाग्य संख्या 12,893 की रेखा से सफलतापूर्वक जुड़कर भाग्य सिमुलेशन शुरू हुआ, मेजबान को एक सुखद अनुभव की कामना करते हुए। अगले ही पल, जब उसकी इंद्रियां सील हो गईं, मिल्टन चेनी ने अचानक अपनी आत्मा के भीतर दो आवाज़ें उठती हुई महसूस कीं। दो आवाज़ें खत्म होने के बाद उसकी चेतना भी मौन में चली गई। अल्पविराम। अनजाने में समय बीत गया। कितने समय के लिए, मिल्टन चेनी नहीं बता सकते थे। शायद 1 साल या शायद अनगिनत साल। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी की चेतना एक चकित और भ्रमित अवस्था में थी। वह बाहरी दुनिया को महसूस कर सकता था, लेकिन ये धारणा स्पष्ट नहीं थी। इस अवस्था में उसकी चेतना भी अंधकार में डूबी हुई थी। सौभाग्य से भाग्य अनुकरण की शुरुआत के बाद यह अनुभूति उसके लिए नई नहीं थी, इसलिए मिल्टन चेनी के मन में कोई घबराहट नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिल्टन चेनी की चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगी। बेशक एक भ्रमित अवस्था से स्पष्टता की ओर बदलाव बेहद धीमा था। अचानक उसके दिमाग में यादों की एक विशाल बाढ़ आ गई। हालांकि यह बिना किसी चेतावनी के था, मिल्टन चेनी तैयार थे। उन्होंने पहले ही 5 बार भाग्य अनुकरण का अनुभव किया था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि जब भाग्य अनुकरण वास्तव में शुरू होगा तो क्या होगा, इसलिए वह विरासत में मिली स्मृति के लिए तैयार था। इस समय मिल्टन चेनी को पता था, उन्हें पता था कि जिस शरीर में वह निवास कर रहे थे वह उनका अपना नहीं था, बल्कि एक अजीब शरीर था। बिना किसी सवाल के वह जानता था कि यह शरीर भाग्य अनुकरण से विरासत में मिला होगा। चूंकि उसने तैयारी कर रखी थी, हालांकि यादें उसके दिमाग में अचानक ही उभर आई थीं, मिल्टन चेनी परेशान नहीं था। भाग्य अनुकरण से विरासत में मिली यादों को सिर्फ 1 या 2 बार नहीं पचा पाने के कारण वह काफ़ी अनुभवी था। इसके अलावा इस बार मिल्टन चेनी इन यादों को पिछली बार की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से आत्मसात कर रहा था। आखिरकार उसने इन यादों को तुरंत पचाना शुरू नहीं किया था, बल्कि उसने पहले उन्हें अपने दिमाग में संग्रहित किया। इस समय मिल्टन चेनी के लिए समय का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वह समय के सामान्य बीतने को महसूस नहीं कर सकता था। किसी समय उसके दिमाग में मौजूद विशाल यादें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। यादें बस बहुत विशाल थीं, उन्हें संग्रहित करने से मिल्टन चेनी का काफ़ी प्रयास समाप्त हो गया था। कोई कह सकता है कि मिल्टन चेनी की मूल यादें अब उनके दिमाग में भरी यादों की तुलना में फीकी पड़ गई थीं। अगर उसकी पिछली यादें एक लंबी नदी थीं, तो जो यादें अचानक उसके दिमाग में उभरी थीं, वे एक अंतहीन समुद्र की तरह थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी के दिमाग में वे अपरिचित यादें और भी स्पष्ट होती गईं। यादों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के बाद मिल्टन चेनी ने कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण यादों को चुनना और धीरे धीरे पचाना शुरू किया। कुछ ही पलों बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं और चेतना की एक झलक के साथ अपने आसपास का निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि वह इस समय एक बांस के जंगल में था। विशाल बांस के जंगल के अंदर उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। बैंगनी बांस का सच्चा सम्राट, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। कुछ महत्वपूर्ण यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी को उस शरीर की पहचान के बारे में एक बुनियादी समझ थी जिसमें वह रहता था। जिस व्यक्ति में वह रहता था, वह शायद फेट सिमुलेशन में रहने वाले लोगों में सबसे शक्तिशाली न हो, लेकिन उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से शीर्ष में से एक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस साधक ने अपना खुद का साधना पद बनाया था। मिल्टन चेनी के लिए इस प्राणी में निवास करना अविश्वसनीय रूप से सौभाग्यशाली था। इस अस्तित्व की यादें उसके लिए बहुत मददगार थीं। विशेष रूप से क्षेत्र अनुमान के पहलू में इस व्यक्ति के पास अनुभव का खजाना था। एक 15वीं अवस्था का साधक, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे किनारे तक पहुंचने की इसकी उम्मीद बहुत बड़ी नहीं है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। यह मिल्टन चेनी का अनुमान नहीं था, बल्कि मूल मेजबान की यादों का प्रतिबिंब था। वास्तव में मूल मेजबान ने दूसरे किनारे तक पहुंचने के बारे में सोचा भी नहीं था। कारण सरल था, इस समय मूल मेजबान ने पारलौकिकता हासिल नहीं की थी। ये सही है, भाग्य अनुकरण में उसे जो शरीर विरासत में मिला था, हालांकि वह 15वीं अवस्था का साधक था, लेकिन उसने पारलौकिकता हासिल नहीं की थी। और अद्वितीय साधना पथ के कारण इस शरीर के पास पारलौकिकता की कोई संभावना नहीं थी। पार न कर पाने का मतलब था कि दूसरे किनारे तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए एक बुनियादी शर्त है, पारलौकिक बनना। फेट सिमुलेशन में यह पहली बार था कि मिल्टन चेनी को एक ऐसा शरीर विरासत में मिला जो पारलौकिक नहीं था। इसका यह भी मतलब था कि फेट सिमुलेशन की सभी विशेषताएं जो उन्होंने पहले संक्षेप में बताई थीं, अब मौजूद नहीं थीं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार जब मैं पहले ब्रह्मांड के भीतर एक दुनिया में आया तो ये पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से नहीं बल्कि फेट सिमुलेशन के माध्यम से होगा। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वास्तव में, क्योंकि यह शरीर पार नहीं हुआ था, ये पहले ब्रह्मांड की दुनिया के भीतर मौजूद था। अगले पल मिल्टन चेनी ने सोचना बंद कर दिया और अपने दिमाग में यादों को चुपचाप पचाना जारी रखा। अल्पविराम। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 100 मिलियन वर्ष बीत गए। लेकिन इस समय मिल्टन चेनी के लिए यह अवधि बहुत ही संक्षिप्त थी। यादों की विशालता ने उन्हें समय बीतने के प्रति उदासीन बना दिया। हालांकि इतने वर्षों के बाद भी मिल्टन चेनी को लाभ हुआ था, उनके लाभ पर्याप्त थे। बेशक इस पर्याप्त लाभ का मतलब था कि ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ बढ़ गई थी। तो ये पता चला कि पहला ब्रह्मांड ही सच्चा ब्रह्मांड है और अन्य सभी ब्रह्मांड बस बहते हुए हैं, पहले से ऊपर लटके हुए हैं। मिल्टन चेनी ने भावुकता के साथ खुद से कहा। केवल अब मिल्टन चेनी को वास्तव में समझ में आया कि पारलौकिकता के मार्ग पर इतने सारे पारलौकिकताएं क्यों थीं। आपको पता होना चाहिए कि 9वें जैसे बड़े ब्रह्मांड में भी, जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं, पैदा हुए पारलौकिकताओं की संख्या वास्तव में इतनी अधिक नहीं है। लेकिन पारलौकिकता के मार्ग में पारलौकिकता की संख्या असंख्य है। इस समय मिल्टन चेनी को समझ में आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहला ब्रह्मांड बहुत विशाल था। अगर क्षैतिज रूप से तुलना की जाए तो पहला ब्रह्मांड 9वें ब्रह्मांड से कम खरबों गुना बड़ा होगा, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। उनकी यादों में, यहाँ तक कि मूल मेजबान एक 15वें चरण का साधक ने भी पार जाने का विकल्प नहीं चुना था, न ही उसने पूरे पहले ब्रह्मांड की यात्रा की थी। जानिए कि अगर 9वें ब्रह्मांड में एक 15वें चरण का साधक मौजूद होता तो वह एक पल में पूरे 9वें ब्रह्मांड को पार कर सकता था। समय धीरे धीरे बहता गया। मिल्टन चेनी भी धीरे धीरे अपने दिमाग में विशाल यादों को आत्मसात कर रहे थे। मूल मालिक के जीवनकाल की यादें बस बहुत विशाल थीं, और करोड़ों वर्षों के बाद भी मिल्टन चेनी ने उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से को ही आत्मसात किया था। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी यादों को पचाने की स्थिति से उबर गए। एट नोवेल्बन एट महत्वपूर्ण बातें साधना के विभिन्न मार्गों से संबंधित लगभग पूरी तरह से आत्मसात हो चुकी थीं। इसलिए इस समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहले ब्रह्मांड की यात्रा करने का फैसला किया। आखिरकार, हालांकि मूल मालिक पहले ब्रह्मांड से अपरिचित नहीं था, लेकिन यह मिल्टन चेनी के लिए काफ़ी अजनबी था। ये जानना चाहिए कि भाग्य सिमुलेशन के भीतर, हालांकि वह मूल मालिक की यादों का 100% वास्तविकता में विरासत में नहीं ले सकता था, लेकिन सिमुलेशन के भीतर उसने जो यादें खुद अनुभव की उन्हें वास्तविकता में विरासत में लिया जा सकता था। इसलिए मिल्टन चेनी इस शरीर का उपयोग करके पहले ब्रह्मांड की दुनिया को खुद देखना चाहते थे। यह उनके भविष्य के स्वयं को काफ़ी मदद कर सकता है। आखिरकार, भविष्य के किसी क्षण में पुनर्जन्म सिमुलेशन सुविधा भी पहले ब्रह्मांड की दुनिया में उनके पुनर्जन्म का समर्थन कर सकती है। अल्पविराम। समय आगे बढ़ता रहता है, अंतहीन वर्ष बीतते रहते हैं। ये भाग्य अनुकरण मिल्टन चेनी द्वारा अनुभव किया गया सबसे सांसारिक अनुभव कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य अनुकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान वह इस विरासत में मिले शरीर पर नियंत्रण रखता था। मूल मालिक ने अचानक शरीर पर से अपना नियंत्रण नहीं हटाया। एक निश्चित क्षण में दुनिया अचानक स्थिरता की स्थिति में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। लेकिन इस वजह से समय रुका नहीं। ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत युग बीत चुके होंगे, शायद एक पल या शायद असंख्य युग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड में कितने साल बीत गए। असली मिल्टन चेनी के लिए जब उसने अपनी आंखें खोली तो बस एक पल बीता था। मिल्टन चेनी की चेतना में स्पष्टता लौट आई। इस समय आसपास के वातावरण के बारे में उनकी धारणा एक बार फिर से तेज हो गई। वास्तव में पारलौकिकता पथ का प्रारंभिक क्षेत्र। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट की एक क्षणिक झलक दिखाई दी, जो फिर शांत हो गई। भाग्य अनुकरण समाप्त होता है। मिल्टन चेनी की भौं थोड़ी सिकुड़ गई। वह स्पष्ट रूप से पुष्टि कर सकता था कि उसे जो शरीर विरासत में मिला था वह निश्चित रूप से अपने जीवनकाल की सीमा पर नहीं था। भाग्य अनुकरण के भीतर उसने किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना नहीं किया था। भाग्य अनुकरण के इस दौर का अनुभव उसने अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक किया था, इतना लंबा कि मिल्टन चेनी ने समय बीतने को सचेत रूप से महसूस करना बंद कर दिया। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह भाग्य अनुकरण कम से कम सैकड़ों अरबों वर्षों तक चला। ये समझना चाहिए कि यद्यपि उसे जो शरीर विरासत में मिला था वह उसका अपना नहीं था, लेकिन अनुभव उसके अपने थे। इसका मतलब है कि वे सैकड़ों अरबों साल वास्तविक समय थे, जो वास्तविकता से लगभग अप्रभेद्य थे। इस कारण सिमुलेशन के अंत में मिल्टन चेनी ने सिमुलेशन और वास्तविकता के बीच की रेखा को भी धुंधला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने मूल मालिक की यादों को आत्मसात किया और सिमुलेशन के भीतर अधिक अनुभव किया, उनकी आत्म जागरूकता तेजी से अस्पष्ट होती गई। ये ठीक इसी समय था कि फेट सिमुलेशन अचानक समाप्त हो गया। ये संभवतः संयोग नहीं था, बल्कि सिम्युलेटर की ओर से एक सुरक्षात्मक उपाय था। मैं इस सिमुलेशन में लगभग खो गया था।
ये सोचकर मिल्टन चेनी थोड़ा चौंक गए। वास्तव में इस समय उनकी मानसिकता बेहद मजबूत थी, लेकिन फिर भी वे फेट सिमुलेशन के इस दौर में लगभग खुद को खो बैठे। ये स्थिति क्यों हुई, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्होंने लगातार मूल मालिक की यादों को आत्मसात किया। उन्होंने इतनी सारी यादें आत्मसात कर ली थीं कि वे उनकी अपनी यादों से भी अधिक थीं। सौभाग्य से भाग्य सिमुलेशन सक्रिय रूप से समाप्त हो गया। अन्यथा जब तक भाग्य सिमुलेशन में उनके द्वारा अनुभव की गई यादें उनकी मूल यादों से अधिक हो जाती, तब तक वह वास्तविकता में लौटने के बाद भी भाग्य सिमुलेशन में डूबे रह सकते थे। ऐसा लगता है कि सिमुलेशन चाहे जो भी हो, सिम्युलेटर हमेशा सुरक्षात्मक तंत्र प्रदान करता है। ये सिर्फ इतना है कि ये तंत्र पहले शायद ही कभी ट्रिगर किए गए थे, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उन्होंने वास्तव में सिम्युलेटर की सुरक्षा के बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया था, क्योंकि सिमुलेशन के भीतर भी सिम्युलेटर प्रकट होने में विफल नहीं हुआ। टेक्स्ट सिमुलेशन के अलावा पुनर्जन्म सिमुलेशन और ट्रू बॉडी सिमुलेशन, इन दो प्रकार के सिमुलेशन का मिल्टन चेनी ने बहुत अनुभव किया था। उन सिमुलेशन में जब भी उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था जो वास्तविकता में उन्हें प्रभावित कर सकती थीं, तो सिम्युलेटर भी प्रकट होता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इन विचारों पर विचार करना बंद कर दिया। एक विचार के साथ सिम्युलेटर का काफ़ी हद तक अपरिचित हल्का नीला प्रकाश पर्दा उनके सामने प्रकट हुआ। मिल्टन चेनी के दिमाग में सिम्युलेटर का यांत्रिक संकेत भी आया। भाग्य सिमुलेशन समाप्त हो गया है। 12,893वीं भाग्य रेखा को एकत्रित किया गया है। भाग्य सिमुलेशन के भीतर से विरासत में मिली स्मृति के एक हिस्से के साथ मेजबान को पुरस्कृत करें। जैसे ही सिम्युलेटर के संकेत का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, मिल्टन चेनी के दिमाग में अचानक अजीब और विशाल यादों का एक खंड दिखाई दिया। ये यादें निस्संदेह भाग्य सिमुलेशन में मूल मालिक की थीं। हर भाग्य सिमुलेशन में उसने जो यादें खुद अनुभव की, वे हमेशा पूरी तरह से संरक्षित रहीं, जबकि भाग्य सिमुलेशन के भीतर पचने वाली यादों का केवल एक हिस्सा ही इसके समापन के बाद पुरस्कार का गठन करता है। सिम्युलेटर का इनाम वे यादें नहीं थीं जो उसने खुद अनुभव की थीं, लेकिन भाग्य सिमुलेशन के भीतर विरासत में मिले शरीर के मूल मालिक के पास मौजूद यादें। हालांकि भाग्य सिमुलेशन समाप्त होने के बाद संरक्षित की गई यादें मूल मालिक के पास मौजूद चीज़ों का केवल एक हिस्सा थीं, लेकिन उन यादों का एक हिस्सा ही वास्तव में पर्याप्त था। क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर के कारण मूल स्वामी की आकस्मिक यादें भी मिल्टन चेनी को बहुत लाभ पहुंचा सकती थीं। मिल्टन चेनी के लिए प्रत्येक भाग्य सिमुलेशन समाप्त होने के बाद रखी गई यादें उनके लिए बहुत मददगार थीं, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में जादूगर अमर साधना पथ के उच्च क्षेत्रों को निकालने में उनकी बहुत सहायता की। बेशक इन विशाल यादों को पूरी तरह से पचाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा। इस बार रखी गई यादों को पूरी तरह से पचाने के लिए वास्तविकता में कम से कम 2 साल की आवश्यकता होगी, और ये 2 साल केवल उन यादों को पचाने के लिए समर्पित होंगे। हालांकि रखी गई यादें कुंजी नहीं हैं। इन यादों को छांटने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, अगर वह मूल मालिक के साधना पथ की यादों को बनाए रख सकता है, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। हालांकि भाग्य सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था। अब फेट सिमुलेशन के परिणामों के बारे में भावुक होने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचते हुए मिल्टन चेनी ने इस पर विचार करना बंद कर दिया। उसने अपने दिमाग को विचलित करने वाली चीज़ों से मुक्त किया, फिर अपनी आंखें बंद की और फेट सिमुलेशन समाप्त होने के बाद सिम्युलेटर द्वारा उसके लिए बनाए गए यादों को पचाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। फेट सिमुलेशन द्वारा बनाए गए यादों को पूरी तरह से पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन को फिर से बुलाया। अगले ही पल मिल्टन चेनी की नज़र सिमुलेशन काउंट को दर्शाने वाले कॉलम पर टिक गई। टेक्स्ट सिमुलेशन बार 52, पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 10, ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 5। फेट सिमुलेशन की गिनती फिर से सेट हो गई थी। आखिरकार वास्तविकता में अनंत काल भी केवल एक और फेट सिमुलेशन काउंट जमा कर सकता था, लेकिन इस बिंदु पर हालांकि वह भाग्य सिमुलेशन शुरू नहीं कर सकता था, उसने अन्य 3 प्रकार के सिमुलेशन के लिए कई गणनाएं जमा कर ली थीं। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? नहीं। परिचित संकेत दिखाई दिया और मिल्टन चेनी ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? अभी नहीं। मिल्टन चेनी ने पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू न करने का भी विकल्प चुना। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? शुरू करें। इस बार मिल्टन चेनी ने मना नहीं किया, बल्कि सीधे इसे शुरू करने का विकल्प चुना। टेक्स्ट सिमुलेशन या पुनर्जन्म सिमुलेशन की तुलना में ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करने में उनके लिए इतनी चिंताएं नहीं थीं। ट्रू बॉडी सिमुलेशन, हालांकि एक सिमुलेशन कहा जाता है, वास्तविकता में वास्तविक अनुभवों के लगभग समान था। इसलिए मिल्टन चेनी को स्वाभाविक रूप से संकोच करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत पहले ही ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए अंतर्निहित स्वर निर्धारित कर दिया था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उनका केवल एक ही लक्ष्य था,
8वें चरण से 9वें चरण के दायरे तक विजार्ड इम्मोर्टल के साधना पथ का अनुमान लगाना। यदि मिल्टन चेनी पहले इतने आश्वस्त नहीं थे, तो अब वे एक बात के बारे में निश्चित हो सकते हैं। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो इस बार उनके द्वारा संचित सिमुलेशन गणनाएं उनके लिए 9वें क्रम के विजार्ड इम्मोर्टल दायरे तक विजार्ड इम्मोर्टल साधना पथ का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होंगी। कारण सरल था, इस भाग्य सिमुलेशन से प्राप्त स्मृतियों ने उनकी कई समस्याओं का समाधान कर दिया था। यही कारण था कि मिल्टन चेनी ने पहले भाग्य सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। अब पीछे मुड़कर देखें तो उनका निर्णय बिना किसी समस्या के था। क्या आप इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन को अंतिम चेकपॉइंट से शुरू करना चाहते हैं? नहीं, सिम्युलेटर का संकेत दिखाई दिया और मिल्टन चेनी ने पूर्वाभास के साथ तुरंत मना कर दिया। कारण सरल था, वह नहीं चाहता था कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन किसी अप्रत्याशित घटना का सामना करे। यदि वह चेकपॉइंट को बरकरार नहीं रखता, तो मिल्टन चेनी के पास चुनने के लिए बिल्कुल सुरक्षित रास्ता था। कम से कम वह निश्चित हो सकता था कि वह अपने जीवनकाल की सीमा तक ट्रू बॉडी सिमुलेशन में जीवित रहेगा। लेकिन अगर वह जल्दबाजी में पिछला चेकपॉइंट विरासत में ले लेता, तो अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने की संभावना हो सकती थी। मिल्टन चेनी ने जादूगर अमर साधना के दायरे को समझने के लिए ट्रू बॉडी सिमुलेशन की शुरुआत की। स्वाभाविक रूप से अवांछित दुर्घटनाओं का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 ट्रू बॉडी सिमुलेशन उनके लिए महत्वपूर्ण थे। वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि सिमुलेशन के दौरान कोई दुर्घटना घटे। अगले ही पल ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हो गया और दुनिया में जरा भी बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाली लाइट स्क्रीन अचानक उनके सामने से गायब हो गई। अल्पविराम। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरबों साल बहुत लंबे लग सकते हैं, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए वे इतने लंबे नहीं थे। आखिरकार उन्होंने बहुत सारे व्यापक सिमुलेशन का अनुभव किया था, खासकर 8वें क्रम के जादूगर अमर की सफलता के बाद। उनके द्वारा चलाए गए लगभग हर सिमुलेशन में सैकड़ों मिलियन साल लगे। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी अचानक अपने दायरे को समझने की स्थिति से जाग गए। कारण सरल था, उनका जीवनकाल अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। इसका मतलब ये भी था कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन खत्म होने वाला था। समय धीरे धीरे बीतता गया और लाखों साल बीत गए। एक निश्चित क्षण में वास्तविकता के भीतर पारलौकिकता पथ का प्रारंभिक क्षेत्र। मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने का दृश्य बदल गया था। ये कम से कम ट्रू बॉडी सिमुलेशन में एक से अलग था। चेतना धीरे धीरे अंधेरे से जाग उठी और उसके दिमाग में गड़बड़ विचारों को मिल्टन ने दबा दिया। सिम्युलेटर लाइट स्क्रीन अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। इसका यह भी संकेत था कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त हो गया था, वह वास्तविकता में लौट आया था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। क्षेत्र, तकनीक और स्मृति को बनाए रखें। लाइट स्क्रीन के ऊपर 2 परिचित काले अक्षर चमकते हुए दिखाई दिए। एक यांत्रिक ध्वनि वाला अलर्ट भी उसके दिमाग में गूंज उठा। 600 मिलियन वर्षों तक फैले इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन की अवधि पिछले वाले से बहुत अलग नहीं थी। आखिरकार वह प्रत्येक ट्रू बॉडी सिमुलेशन में अपने जीवनकाल की सीमा तक जी चुका था। लेकिन इस बार ट्रू बॉडी सिमुलेशन में दायरे के प्रक्षेपण में उसका लाभ पहले की तुलना में कहीं अधिक था। क्योंकि उसने पहले फेट सिमुलेशन से सिम्युलेटेड मेमोरी को पचा लिया था, इस बार ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन का दायरा प्रक्षेपण असाधारण रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ा। कोई कह सकता है कि एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन से लाभ पिछले 3 सिमुलेशन के बराबर था। इसे ध्यान में रखते हुए मिल्टन ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था। उसकी नज़र फिर से उसके सामने तैरते हुए लाइट ब्लू लाइट कर्टेन पर चली गई। हालांकि यह ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त हो चुका था, फिर भी उसके पास 4 शेष ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंटर प्रयुक्त थे। टेक्स्ट सिमुलेशन समय 52। पुनर्जन्म सिमुलेशन गिनती 10। ट्रू बॉडी सिमुलेशन गिनती 4। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? हाँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने ट्रू बॉडी सिमुलेशन को सक्रिय करना चुना। क्या आप पिछले स्टॉपिंग पॉइंट से इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन को शुरू करना चाहेंगे? नहीं, मिल्टन ने फिर भी मना करना चुना। वास्तव में इन 5 ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए मिल्टन ने कभी भी अपनी प्रगति को सहेजने और सिमुलेशन में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना। अगले ही पल ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हो गया। परिणामस्वरूप सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन एक बार फिर उसके सामने से गायब हो गई। मिल्टन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, अभी भी शांत और उदासीन। उसके आसपास का वातावरण भी वैसा ही रहा, अभी भी पारलौकिकता पथ के आरंभिक बिंदु पर। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बहता गया। एक बार फिर करोड़ों वर्ष एक पल में उड़ गए। वर्ष लंबे थे, लेकिन वे संक्षिप्त भी थे। कम से कम मिल्टन के लिए ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर उसका जीवन बहुत लंबा नहीं लगा। ऐसा वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने बहुत सारे सिमुलेशन का अनुभव किया था। वास्तव में वह केवल 10,000 वर्ष से अधिक का था, लेकिन उसकी वास्तविक आयु पहले ही करोड़ों के पैमाने पर पहुंच चुकी थी।
जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रू बॉडी सिमुलेशन का ये दौर धीरे धीरे अपने समापन पर पहुंच गया। जब मिल्टन पूरी तरह से खाली चेतना की स्थिति से जागा, तो इसका मतलब ये भी था कि दूसरा ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त हो गया था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त, उसकी चेतना इसके साथ ही अंधकार में डूब गई। वास्तविकता के भीतर, पारलौकिकता पथ के भीतर, मिल्टन चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सच्चा शरीर सिमुलेशन समाप्त, क्षेत्र, तकनीक और स्मृति को बनाए रखें। उसके दिमाग में जानी पहचानी यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी। उसकी आंखों के सामने का दृश्य सच्चे शरीर सिमुलेशन से बिल्कुल अलग था, लेकिन मिल्टन को कोई अजीबोगरीब एहसास नहीं हुआ। आखिरकार, हर बार जब सिमुलेशन समाप्त होने पर उसकी चेतना वापस आती थी, तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य हमेशा एक जैसा ही होता था। अंधकार से चेतना जाग चुकी थी और विचारों के भंवर के बीच मिल्टन के दिमाग में कुछ नए विचार उभरे। हालांकि मिल्टन ने किसी और चीज़ पर विचार नहीं किया। इस सच्चे शरीर सिमुलेशन से लाभ बहुत अधिक थे और इस समय वह 9वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र के एक कदम करीब था। सिम्युलेटर लाइट स्क्रीन अभी भी उसके सामने तैर रही थी और मिल्टन का ध्यान एक बार फिर स्क्रीन पर केंद्रित हो गया। ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 3। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? हाँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब मिल्टन का 5वां और अंतिम संचित ट्रू बॉडी सिमुलेशन फिर से समाप्त हुआ, तो ये 5000 वर्षों से उनके द्वारा बचाए गए सभी ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट के समाप्त होने का संकेत था।